चलिए नमस्कार। अब हम लोग देखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे और यूरोप में जो राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे उसी का आज सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे। आप लोगों ने देख लिया था कि अब 1848 में औद्योगिक क्रांति होने वाली है कि नहीं। 1830 तक की क्रांति हम लोगों ने पढ़ लिया था फर्स्ट पार्ट में। जो भी लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं देख लीजिए, क्लास 10 का ये वीडियो है, महत्वपूर्ण चैप्टर है। यूरोप में राष्ट्रवाद पहला चैप्टर है, बहुत ध्यान से हम लोगों को समझना है। तो आइए देखा जाए। अब यहाँ पे इस मैटर को समझने का प्रयास कीजिए बहुत बढ़िया से। 1848 में जो क्रांति हुई, 1848 में जो क्रांति हुई है उस क्रांति का नाम है औद्योगिक क्रांति। यानी कि आपने देखा था कि फ्रांस जो है राष्ट्रवाद का एक तरह से कह सकते हैं कि जन्मदाता है। राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई है? फ्रांस से हुई है। फ्रांस में बहुत सारे युद्ध हुए हैं। 1789 में क्रांति हुई है कि नहीं। 1789 में क्रांति के बाद नेपोलियन आ गया है कि नहीं, 1799 में, और वह करीब करीब 1815 तक रहा है। 1815 में फिर एक क्रांति हुई है ना, जिसमें एक वियना सम्मेलन हुआ था, है कि नहीं। इस बारे में पढ़ा था। उसके बाद देखिएगा कि 1830 में भी एक क्रांति हुई है जिसमें चार्ल्स दशम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जो एक क्रूर शासक था, निरंकुश शासक था। और अब हम लोग देखेंगे 1848 की क्रांति। इस समय राजा है लुई फिलिप। कौन राजा है? लुई फिलिप। आप लोगों को पढ़ाए थे हम लोग कि लुई फिलिप आया था चार्ल्स दशम के बाद, अच्छा शासन कर रहा था, लेकिन उस समय तक जनसंख्या में काफी बढ़ोतरी हुई थी, है ना। तो ये आखिर ये क्रांति हुई क्यों? तो इस क्रांति के महत्वपूर्ण कारण क्या थे कि उस समय फ्रांस की जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा हो गई है। जनसंख्या क्या हुई है? बहुत ज्यादा है। फ्रांस की क्रांति अभी जो हो रही है 1848 में, इसका कारण क्या है हम उसके बारे में बताएंगे। इस समय अभी राजा कौन है? लुई फिलिप। फ्रांस का राजा कौन है अभी? लुई फिलिप है। और यहां पे इस बात को समझने का प्रयास करना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है हम लोगों को कि सबसे पहले जनसंख्या बढ़ा तो जनसंख्या बढ़ना है कि गरीबी आ जाएगी? क्या हो जाएगी? गरीबी आएगी। और चूंकि अभी फ्रांस अस्थिर से रहा नहीं है, अस्थिर से नहीं रहा है, इसका मतलब सर क्या है? अस्थिर से नहीं रहने का मतलब है कि हमेशा वहां क्रांति ही होती रही है, हमेशा वहां पे क्रांति ही होती रही है, जिसकी वजह से, है कि नहीं, वहां अस्थिरता नहीं आई है। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी तो क्या बढ़ जाएगी? भूखमरी। क्या बढ़ जाएगी? भूखमरी। और भूखमरी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी? महंगाई, बेरोजगारी, है कि नहीं। बेरोजगारी बढ़ेगी और बेरोजगारी जब बढ़ गया तो बेरोजगारी में महंगाई ज्यादा असर करता है कि नहीं। तो ये सब वहां पर पनप रहा था और इन सारे चीजों को कंट्रोल करने में लुई फिलिप कहीं ना कहीं फ्लॉप हो रहा था। इतनी सारी चीजों को कंट्रोल करने में लुई फिलिप अपने आप को अच्छा से साबित नहीं कर पा रहा था, इसको संभाल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वहां के लोगों ने क्या किया? एक क्रांति की शुरुआत कर दिया कि है ना, जनसंख्या माने क्या भाई, तो हमको रोजगार चाहिए, हमको जो है से महंगाई पर कंट्रोल चाहिए। क्योंकि महंगाई की वजह यह भी हो सकती थी कि उत्पादन क्षमता कम और डिमांड ज्यादा, है कि नहीं, जिसकी वजह से महंगाई का असर बहुत ज्यादा हुआ। इस कारणों से, इन तमाम कारणों से वहां की जनता ने क्या कर दिया? विद्रोह। जनता ने क्या कर दिया? विद्रोह। और इस विद्रोह को लुई फिलिप झेल नहीं पाया। इसको क्या किया? माने इसको झेल नहीं पाया। झेल नहीं पाने का मतलब क्या है कि लुई फिलिप जो है जब इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाया, वहां के जनता को समझा नहीं पाया, वहां के जनता को, है ना, इन सारे मुद्दों से, है ना, निजात नहीं दिलवा पाया, तो अंततः जो है से इसको वहां के जनता ने इसको क्या किया? गद्दी से हटा दिया। इसको क्या किया? जनता ने गद्दी से इसको हटा दिया। और जैसे ही जनता ने इसको गद्दी से हटाया, फिर से एक बार जनता का वहां पर क्या हो गया? शासन हो गया। किसका शासन हो गया? जनता का। जनता ने खुद शासन के बागडोर को संभाला। इस चीज का असर बगल में भी ऑस्ट्रिया पर पड़ा था और वहां का जो चांसलर था मेटरनिक, उसको भागना पड़ा था। क्या करना पड़ा था? भागना पड़ा था। समझे कि नहीं? तो अब जनता ने फिर से अपना शासन क्या कर दिया? जनता ने विद्रोह किया। इस चीज को लुई फिलिप ने संभाल नहीं पाया। जनता ने अपने, है ना, बागडोर को अपने हाथों में ले लिया। लुई फिलिप को गद्दी छोड़ना पड़ गया 1848 में। और यह क्रांति
इसलिए नहीं हुआ था कि यह राजा अच्छा नहीं था, यह क्रांति इसलिए हुई थी कि यह इन मुद्दों को संभाल नहीं पाया था। समझे कि नहीं? ये जनसंख्या, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई को समझ नहीं पाया, उसको संभालने में अक्षम हुआ, जिसकी वजह से इसको हट जाना पड़ा था। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं औद्योगिक क्रांति, क्योंकि उद्योग धंधा लगेगा तभी बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, तभी महंगाई को दूर किया जा सकता है, तभी गरीबी को दूर किया जा सकता है। और ये सब चीज सारे इससे संभव नहीं हो पा रहे थे। जनता ने अपना हाथ में लिया बागडोर को, तब इसका प्रभाव क्या पड़ा? ये जो क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति 1848 में, उसका प्रभाव पड़ा होगा तो निश्चित पड़ा। जो भी जनता ने जनता के लिए जो शासन किया, उसमें उसने क्या कहा कि रोजगार की गारंटी दिया। क्या चीज की गारंटी दिया? रोजगार की गारंटी। क्या चीज की गारंटी दिया? रोजगार की। भैया रोजगारी के लिए तो हमारा हो रहा था, बेरोजगारी के लिए तो लड़ाई हो रही थी। इसलिए वहां पे क्या प्रभाव पड़ा कि रोजगार मिलना शुरू हो गया। जनता ने अब लोगों को रोजगार देना शुरू कर दिया। इसके बाद नए कल कारखाने खुलने लगे। वहां पर क्या खुलने लगे? नए कल कारखाने खुलने लगे, लोगों को नौकरियां मिलने लगी, है ना, लोगों को नौकरियां मिलने लगी। नौकरियां मिलने लगी मतलब क्या हो गया, है ना, कि महंगाई दर घटा। महंगाई दर घटा। जैसे समझिए, आपके पास अगर पैसा हो तो हर चीज सस्ता नजर आएगा, पैसा नहीं है तो आपको हर चीज महंगा नजर आएगा। सस्ता कब लगेगा? जब आपके पास पैसा होगा। और पैसा कब होगा? जब आपको रोजगार की प्राप्ति मिलेगी। तो रोजगार की प्राप्ति नहीं होने पर हर चीज आपको महंगा लगता है। और इस तरह से हम लोग देखेंगे तो फ्रांस अब जो है उद्योग धंधा खुलने के बाद, है ना, कल कारखाने खुलने के बाद, है ना, लोगों को नौकरियां मिलने के बाद, है ना, नौकरी मिला तो पैसा हुआ, पैसा हुआ तो भुखमरी घटी, है कि नहीं? क्या हुआ? भुखमरी घटी। तो अब लोग वहां पे खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। और इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि 1848 में लुई फिलिप जो है हटा दिया गया है और अब जनता के लिए ही शासन शुरू कर दिया है। और इस प्रकार से फ्रांस जो है पूरी तरह से, है ना, राष्ट्रवाद के, है ना, इस प्रॉब्लम से निजात पाया है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला और राष्ट्रवाद के चलते फ्रांस बचा। समझे कि नहीं? अब हम लोग देख लेंगे इसमें अगला टॉपिक है। अभी तो हम लोगों ने फ्रांस के बारे में पढ़ा, अब धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी और इटली के बारे में, कि जर्मनी का और इटली का एकीकरण कैसे हुआ। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण। तो अगर हम लोग इसको देखें ना, इसको हम अगर एक रूप में देखें तो पूरा अगर एक जगह सबमिट करें फ्रांस के राष्ट्रवाद में, तो आप लोगों ने क्या क्या चीज के बारे में पढ़ा। तो देखिए इस फ्रांस में हुआ क्या क्या चीज। सबसे पहला 1789 में क्रांति हुई। कब हुआ क्रांति? 1789 की क्रांति हुई। 1789 की क्रांति में उसके बाद नेपोलियन आ गया 1799 में। कौन आ गया? नेपोलियन, है ना, नेपोलियन आ गया। नेपोलियन कब से कब तक रहा? तो 1799 से 1815 तक रहा। इसके बाद फिर 1815 में क्रांति हुई। कब हुआ क्रांति? 1815 में। और उस समय वियना का सम्मेलन हुआ। नेपोलियन को हराने के लिए 4 देश एकत्रित हो गए थे, है ना, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस, ये सब एक हो गया था। 1815 में वियना सम्मेलन हुआ। और वियना सम्मेलन के बाद आप लोगों ने क्या देखा कि 1830 में भी एक क्रांति हुई है कि नहीं, जिसमें चार्ल्स दसम को क्या किया गया था? हटाया गया था। 1830 में किसको हटाया गया था? चार्ल्स दसम को हटाया गया था। किताब में आपको ऐसे दिया हुआ रहेगा, चार्ल्स और बगल में 10 रोमन अंक में लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद देखिएगा 1845 में जो है ना, 1845 की क्रांति में क्या हुआ था कि लुई फिलिप को हटा दिया गया था। किसको हटा दिया गया था? लुई फिलिप को हटा दिया गया था। समझे कि नहीं? देखिए लोगों ने क्या किया था, जैकोबियन क्लब की एक स्थापना जो किया था, उसको स्थापना किया था टीपू सुल्तान ने। समझे कि नहीं? इस बात को ध्यान में रखिएगा, आता है क्वेश्चन में, ठीक है ना, वो आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ किताब में भी आपको मिल जाएगा। जैकोबियन क्लब की स्थापना किसने किया था? टीपू सुल्तान ने किया था। किसने किया था? टीपू सुल्तान ने किया था।
तो यहां तक की मैटर को आप लोग समझ लिए हैं, बहुत अच्छे से समझ लिए। अब हम लोग जरा सा पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण ध्यान से समझिएगा। जर्मनी का एकीकरण, तो जर्मनी का एकीकरण को ध्यान समझिएगा। जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी में। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। समझे कि नहीं? 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, है ना। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। आखिर जर्मनी का एकीकरण का मतलब क्या हुआ था, इस मैटर को समझिए। जर्मनी जो है 300 टुकड़ों में बटा हुआ था। कितना टुकड़ा में बटा हुआ था? 300 टुकड़ों में बटा हुआ था। यानी कि जर्मनी इतना भाग में टूटा हुआ था, उसको एक जगह लाना, है कि नहीं। हर क्षेत्र में अलग अलग राजा थे उसके। जर्मनी में सब जगह अलग अलग राजा थे। हम बात करें तो जर्मनी की हालत जो क्या थी, जैसे मान ली जर्मनी है तो ये एक जगह नहीं था, ये टुकड़ों में विभक्त था। कैसे विभक्त था? टुकड़ों में। और कितने टुकड़े इसके हो चुके थे? 300 से ऊपर टुकड़े थे इसके। सोचिए तो जरा सा, यह देश बच जाएगा जी, तो बीघा बारी हो जाएगा। नहीं, जैसे बिहार को अगर 50 भाग में तोड़ दिया जाए तो बीघे बारी न हो गया ये, समझे कि नहीं। तो बीघा बारी के जैसा था। इसी को एकीकरण करना ही क्या कहलाएगा? एकीकरण कहलाता है। जर्मनी का एकीकरण कहलाता है। इसमें सबसे ज्यादा रोल किसने निभाया था? तो याद रखिएगा, कहा जाता है जर्मनी में एकीकरण का जनक बिस्मार्क को। किसको कहा जाता है? बिस्मार्क को। इसका जनक कौन कहलाएगा? बिस्मार्क। याद रखिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको ढंग से पढ़ाया जा रहा है कि आपको जो है समझिए। अब देखिए, इसमें इन इतने सारे टुकड़ों में एक टुकड़ा ऐसा था जो काफी प्रचलित था जर्मनी का और बहुत मजबूत स्थिति में था। उसका नाम था प्रसा। उसका नाम क्या था? प्रसा। प्रसा उस समय टुकड़ों में सबसे क्या था? मजबूत स्थिति में था। तो एकीकरण के प्रयास किसने किया? जैसे जब कोई मजबूत व्यक्ति, अगर मजबूत व्यक्ति कोई काम करना चाहेगा तो हर कमजोर लोग उसका साथ देना क्या करेगा? शुरू कर देता है। तो उस समय सबसे मजबूत, जर्मनी में सबसे मजबूत कौन था? प्रसा। तो याद रखिएगा, एकीकरण का प्रयास, एकीकरण का प्रयास किसने किया? बढ़िया से, तो एकीकरण का प्रयास किया था जर्मनी का एक टुकड़ा देश जिसका नाम था प्रसा, है ना। तो जर्मनी का एकीकरण का प्रयास किसने किया? प्रसा ने। किसने किया? प्रसा ने। प्रसा उस समय क्या था? मजबूत स्थिति में था और उसने सबसे पहले एकीकृत करने का पहल किया। उसने सबसे पहले क्या किया? एकीकृत होने का पहल किया। समझ में आ रही है बात? तो उसने एकीकृत करने का सबसे पहले पहल किया, इसीलिए कहा जाता है कि प्रसा ने एकीकरण करने का प्रयास किया था जर्मनी में। और इसका जनक माना जाता है किसको? बिस्मार्क को। उस समय प्रसा का राजा था विलियम प्रथम। उस समय प्रसा का राजा कौन था? विलियम हाँ, तो लिखेंगे उस समय प्रसा का राजा था विलियम प्रथम। यानी कि प्रयास किया विलियम प्रथम ने ही एकीकरण करने का। लेकिन विलियम प्रथम ने सोचा कि ठीक है, एकीकरण करना है, इसके लिए हमको कुछ लोगों की जरूरत है, समझे कि नहीं। तो देखा कि सबसे एक्टिव व्यक्ति कौन है, तो इसका नाम आया किसका? बिस्मार्क का, है ना। और विलियम प्रथम बहुत अच्छा राजा था। इसके बारे में हम लिख देते हैं। अच्छा जैसे लिखेंगे तो आप समझ जाएगा कि मैंने बढ़िया काम किया, और जैसे निरंकुश लिख देंगे, अत्याचारी लिख देंगे तो समझ जाएगी खराब राजा था। तो ये कैसा राजा था? अच्छा राजा था। अच्छा राजा था यानी कि जनता की भलाई करने वाला राजा था। तो उसने विलियम प्रथम ने सोचा कि एकीकरण का प्रयास तो हो ही रहा है, इसके बारे में एकीकरण के लिए बताया था पहले बिस्मार्क ने ही। किसने बताया था? बिस्मार्क ने ही बताया था। किसको? विलियम प्रथम को। समझे कि नहीं। तो बिस्मार्क की बात विलियम प्रथम को बहुत अच्छी लगी। तो इसने सोचा कि क्यों ना हमको भी आदमी की जरूरत है ही, हमको भी लोगों की जरूरत है ही। इसने कहा कि हम तो राजा हैं, तुम हमारा प्रधानमंत्री बन जाओ। क्या बन जाओ? प्रधानमंत्री। इसने प्रधानमंत्री का नियुक्त किया किसको? बिस्मार्क को। इसकी सलाह मानने लगा था, इसलिए बिस्मार्क को क्या उसने किया? प्रधानमंत्री नियुक्त किया। क्या किया? प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बिस्मार्क ने सोचा कि हम प्रधानमंत्री बने हैं किसके लिए? जर्मनी को एक करने के लिए। किसको करने के लिए? जर्मनी को एक करने के लिए। और उसने सोचा कि हमको प्यार और दुलार से
कोई देश अलगे होगा। हम जैसे कहेंगे कोई आदमी इस जगह का राजा होगा और इसको कहेंगे कि ये तुम अपना राज इसमें मिला दो, ये मिलाएगा कहनो अपने से? नहीं मिलेगा। तो इसने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, पूरा दुलार प्यार से काम नहीं करना पड़ेगा। इसने क्या किया? रक्त और लौह की नीति अपनाई। किसकी अपनाई नीति? रक्त और लौह की नीति अपनाई। तो लिखा जाता है, बताया जाता है कि बिस्मार्क एकीकरण करने के लिए, क्वेश्चन आता है कि बिस्मार्क एकीकरण करने के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो करने के लिए इसने कौन सी नीति अपनाई? रक्त और लौह की नीति। रक्त और लौह की नीति इसने स्पष्ट कर दिया था कि हम यहां पे दुलार प्यार से बतियाने नहीं आए हैं। आप अगर मान जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो आपसे युद्ध करेंगे, है ना, और लोहे से बात करेंगे, है ना। इसके लिए अगर खून भी बहाना पड़ेगा तो बिस्मार्क की तलवार कभी पीछे नहीं हटेगी, आपका गर्दन उतरेगा, है ना। हमको एकीकरण करना है, हमको जर्मनी को एक कर देना है, इसके लिए हम तैयार हैं। तो तुम अगर बात से माने तो ठीक है, नहीं तो लात से तो हम जरूर मान लेगा, है कि नहीं। इसीलिए कहा जाता है इसके नियम को रक्त और लौह की नीति। और बहुत अच्छा ही कूटनीतिज्ञ भी था, याद रखिएगा। कूटनीतिज्ञ किसको कहते हैं? राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ में अंतर है। राजनीतिज्ञ कहेंगे जो राजनीति करता है, कूटनीतिज्ञ कहेंगे कहेगा कुछ और करेगा कुछ और, सोचेगा कुछ और करेगा कुछ और, उसको कहते हैं कूटनीतिज्ञ। समझे कि नहीं। तो बिस्मार्क ने क्या किया? लौह, रक्त और लौह की नीति अपनाई और इसके लिए उसने 3 युद्ध किया। कितना युद्ध किया? 3 युद्ध, याद रखिएगा। बिस्मार्क ने कितना युद्ध किया? 3 युद्ध। कितना युद्ध किया? 3 युद्ध। 3 युद्ध किया तो किसके किसके साथ 3 युद्ध किया था? देखिए ध्यान से। सबसे पहले डेनमार्क के साथ युद्ध किया है ये। किसके साथ युद्ध किया? डेनमार्क के साथ। फिर किसके साथ युद्ध किया? तो यह डेनमार्क के बाद ऑस्ट्रिया से युद्ध किया। किससे युद्ध किया? ऑस्ट्रिया से युद्ध किया। और फिर किससे युद्ध किया? फ्रांस से। फिर किससे युद्ध किया है? फ्रांस से। अब डेनमार्क में 2 जगह था। डेनमार्क में 2 जगह, और वह दोनों जगह जर्मनी का था। जिसको हथिया कौन लिया था? डेनमार्क ने। किसको हथिया लिया था? माने जर्मनी के ही कुछ भाग को कौन हथिया लिया था? है ना, डेनमार्क। उस जगह का नाम था, है ना, शालबैग, और दूसरा का नाम था हेल्स्टीन। क्या नाम था? हेल्स्टीन। और है ना सालीबैग। क्या नाम था इसका? सालीबैग। 2 जगह था, एक का नाम था सालीबैग और दूसरा का नाम था क्या चीज? है ना, हेल्स्टीन। ये 2 क्षेत्र थे। ये मत समझिएगा कोई वैज्ञानिक के नाम लिख रहे हैं, है ना, ये क्षेत्र है उसका। और यह क्षेत्र वास्तव में किसका क्षेत्र था? तो यह क्षेत्र था आपका जर्मनी का। समझे कि नहीं। लेकिन हथियार कौन लिया था? डेनमार्क। किसने हथियार लिया था? डेनमार्क ने। अब स्थिति को समझिए और समझने का प्रयास कीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से, आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, ये दोनों चाहिए था इसको। अभी बिस्मार्क इतना मजबूत स्थिति में नहीं था, लेकिन फिर भी इसको एकीकरण करना था। ये कूटनीतिज्ञ था, मैंने पहले ही कहा। इसने सबसे पहले किससे दोस्ती किया? ऑस्ट्रिया से। किससे दोस्ती किया? ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया को कहा कि हम इससे युद्ध लड़ने जा रहे हैं डेनमार्क से। किससे युद्ध लड़ने जा रहे हैं? डेनमार्क से। तुम हमको साथ दो। ऑस्ट्रिया बोला कि मेरा क्या फायदा होगा? बोला कि ये वाला क्षेत्र हम आपको दे देंगे, ये वाला क्षेत्र हम क्या दे देंगे? आपको दे देंगे। समझे कि नहीं। ये बात किसने कहा? बिस्मार्क ने। किसने कहा? बिस्मार्क ने। समझ में आ रही है बात? देखिए कैसे कूटनीतिज्ञ कर रहा है, कैसे खेला कर रहा है ऐसे। ऑस्ट्रिया से क्या कर लिया? दोस्ती। क्यों दोस्ती किया? ताकि डेनमार्क से हमको युद्ध करना पड़े और ये कब्जा हम करेंगे। ऑस्ट्रिया को कहा कि तुमको हम ये वाला क्षेत्र दे देंगे, तुम भी खुश और हमारा भी कब्जा होगा। डेनमार्क से पहले हटाओ, है कि नहीं। तुम अपना रखो, हम अपना रखेंगे, हमको पहले डेनमार्क से ये करना है, लड़ाई लड़ना है। समझा कि नहीं। ऑस्ट्रिया इसकी बात सुन करके कहा कि हाँ ठीक है, जो कहेगा सो ओके, डन हो गया दोनों में दोस्ती। और फिर क्या था? स्थिति थी 1864 की। किसकी स्थिति थी? 1864 में। 1864 में हो गया भयंकर युद्ध।
1864 में क्या हुआ? युद्ध। ये इस युद्ध में आप देखिएगा, है ना, ये दोनों क्या था? डेनमार्क के कब्जे में था। 1864 में जो युद्ध हुआ, इसमें डेनमार्क क्या हो गया? पराजय हिस्सा हो गया। डेनमार्क क्या हो गया? हार गया, है ना। डेनमार्क को लिखेंगे कि डेनमार्क पराजय हो गया। और जीत किसकी हुई? जर्मनी की। जर्मनी की या प्रसा लिखे, अर दोनों एक है, हटाइए ना। प्रसा की क्या हो गई? जीत। प्रसा की क्या हो गई? जीत। आ गया समझ में? प्रसा की क्या हो गई? जीत। समझे कि नहीं? अब यहां पे समझिए, अब यहां पे समझिए, प्रसा की यहां पे जीत हो गई, डेनमार्क हार गया। डेनमार्क हार गया, शर्त के मुताबिक ये वाला जगह इसको देना था। समझे कि नहीं? ये वाला जगह किसको देना था? ऑस्ट्रिया को। कौन वाला जगह? हेल्स्टीन वाला जगह। समझे कि नहीं? बस ये क्या था, फिर दिमाग लगा दिया कि हम इसको जगह देंगे। ऑस्ट्रिया में भी मेरा कब्जा का क्षेत्र है। समझे कि नहीं? ऑस्ट्रिया में भी मेरा कब्जा का क्षेत्र है। फिलिस्तीन चूंकि इसको शर्त के मुताबिक थोड़ा दिन के लिए दे दिया, लेकिन इसको बिस्मार्क के अंदर में आग लगा हुआ था कि यह क्षेत्र जो है से इसके हाथ में चला गया। और स्थिति समझिए, स्थिति को बहुत बढ़िया से समझिए। यहां है, आप ध्यान से समझिएगा, तो ये है प्रसा। ये क्या है? प्रसा। और इस प्रसा के चारों ओर यह क्षेत्र है, यह क्षेत्र है चारों ओर, ठीक है कि नहीं? यह क्षेत्र चारों ओर से इस तरह से ढका हुआ है। और ऑस्ट्रिया है यहां। यहां कौन सी जगह? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के लिए ये वाला जगह क्या है? दूर। और प्रसा के लिए ये वाला जगह क्या है? नजदीक। समझ में आ रहा है बात? अब नक्शा समझिए बात को पहले। ऑस्ट्रिया के लिए ये वाला जगह क्या है? बहुत दूर है, लेकिन प्रसा के लिए क्या है? नजदीक। और ऑस्ट्रिया उस समय का बहुत मजबूत है। ऑस्ट्रिया उस समय का बहुत मजबूत स्थिति का देश है। बस ये क्या किया? बिस्मार्क ने सीधे दोस्ती करने किया किससे? फ्रांस से। किससे दोस्ती किया? फ्रांस से। फ्रांस भी चाहता था कि ऑस्ट्रिया दबे। समझे कि नहीं? ऑस्ट्रिया क्या हो जाए? दब जाए। इसने क्या दिया? बिस्मार्क ने जब फ्रांस से दोस्ती किया, समझे कि नहीं, तो किसको हराने के लिए? ऑस्ट्रिया को हराने के लिए। किसको हराने के लिए? ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस से क्या कर लिया? दोस्ती कर लिया। समझे कि नहीं? फ्रांस से क्या कर लिया? दोस्ती। और उस समय ऑस्ट्रिया किस स्थिति में था? बहुत मजबूत स्थिति में था। बहुत मजबूत स्थिति में था। बोला कि हम आपको भी क्षेत्र देंगे, लेकिन सबसे पहले इसको हरा दो। हम लोग दोनों मिल जाएगा, ये हार जाएगा, क्योंकि यह किसी को नहीं बनने देगा। तो फ्रांस को भी लग रहा था कि बहुत अच्छी ताकत में है, बहुत अच्छी ताकत में है, इसको कमजोर करना ही होगा। समझे कि नहीं? फ्रांस ने साथ दे दिया किसका? प्रसा का, बिस्मार्क का साथ दे दिया, है कि नहीं? और बस समय था, 1864 में ये हो गया। और इन लगले 2 साल के बाद 1866 में 1866 में युद्ध हो गया। कब युद्ध हो गया? 1866 में। और 1866 में जो युद्ध हुआ, इसे कहते हैं सेडोवा का युद्ध। इसे क्या कहते हैं? सेडोवा। सेडोवा का युद्ध इसको बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तो ऑस्ट्रिया वर्सेज प्रसा के बीच में हुआ, है ना। ऑस्ट्रिया वर्सेज प्रसा के बीच में हुआ। तो सेडोवा के युद्ध में क्या हुआ? तो साथ तो फ्रांस दे रहा था। क्या दे रहा था? फ्रांस दे रहा था। बस क्या था? ऑस्ट्रिया को हरा दिया। इसने ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया? हटा दिया। ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया? हरा दिया। तो इस युद्ध में क्या हुआ? ऑस्ट्रिया हार गया। ऑस्ट्रिया क्या हो गया? हार गया। ऑस्ट्रिया हार गया। ऑस्ट्रिया क्या हो गया? हार गया। और प्रसा की क्या हो गई? जीत हो गई। प्रसा की क्या हो गई? जीत। और पूरा का पूरा क्षेत्र प्रसा अपने कब्जे में कर लिया। समझ में आ रही है बात? तो 1864 में युद्ध हुआ डेनमार्क वर्सेज प्रसा, और 2 साल के बाद युद्ध हुआ आपको ऑस्ट्रिया वर्सेज प्रसा के बीच में। अब देखिए कितना बड़ा कूटनीतिज्ञ था कि दोनों को हरा दिया दोस्ती कर करके। अब फ्रांस और बिस्मार्क में तो दोस्ती है, लेकिन बिस्मार्क कह रहा है कि नहीं, फ्रांसो तो कब्जा किए हुए है ना। फ्रांस क्या किए हुए था? मान के चलिए कि जर्मनी है,
जर्मनी के निचले हिस्से को कब्जा किया हुआ था कौन? फ्रांस। ये पूरा का पूरा क्या है? जर्मनी। जर्मनी के दक्षिण भाग को, नीचे दक्षिण होता है ना, दक्षिण भाग का कब्जा किसने किया हुआ था? फ्रांस ने। अब इसके दिमाग में था कि कब्जा तो यहू किए हुए हैं, लेकिन भैया ये तो लड़ाई में साथ दिया है, अब इसको बहाना मिल ही नहीं रहा लड़ने का। ये बिस्मार्क चाह रहा है लड़ना। बिस्मार्क क्या चाह रहा है? लड़ना। बहाना इसको मिल गया। बहाना क्या मिल गया? तो देखिए, स्पेन है, यूरोप का एक देश है बगल में। फ्रांस के बगल में कौन सा देश है? स्पेन। स्पेन में लड़ाई चल रही थी उत्तराधिकार की। किसकी लड़ाई चल रही थी? उत्तराधिकार की। उत्तराधिकार के मतलब कि वहां का राजा कौन बनेगा, वहां का राजा कौन बनेगा, समझे कि नहीं? उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी। और उस उत्तराधिकार की लड़ाई में, ध्यान से समझिएगा, उस उत्तराधिकार की लड़ाई में जर्मनी चाह रहा था कि हम वहां पे राजा बन जाए, स्पेन का राजा जर्मनी का हो, और फ्रांस चाह रहा था कि स्पेन का राजा फ्रांस का ही हो। आ गया समझ में? बस क्या था, उधर स्पेन में जो उत्तराधिकार की जो लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई में फ्रांस चाह रहा था कि हम राजा बन जाए, और ये जर्मनी चाह रहा था कि हम राजा बन जाए। समझे कि नहीं? बिस्मार्क कहा कि अब लिहाज करने से कोई फायदा नहीं है, हमको जो चाहिए मिल गया, हमको फ्रांस से लड़ाई चाहिए था, हमको मिल गया। स्पेन के लोग क्या चाह रहे थे? स्पेन के लोग चाह रहे थे, चूंकि प्रसा का राजा था विलियम प्रथम, और बहुत अच्छा राजा था, हमने पहले लिखा है कि अच्छा राजा था, तो स्पेन के लोग चाह रहे थे कि जर्मनी का ही राजा बने, है कि नहीं? जर्मनी का ही कोई राजा बने, फ्रांस वाला राजा नहीं बने। बस स्पेन के लोगों ने किसका साथ दे दिया? जर्मनी का। किसका साथ दे दिया? जर्मनी का। समझ में आ रही है बात? स्पेन के लोगों ने किसका साथ दे दिया? जर्मनी का। समझे कि नहीं? और जर्मनी जो है अब लड़ाई लड़ लिया किससे? फ्रांस से। किससे लड़ाई लड़ लिया? फ्रांस से। कैसे? स्पष्ट बिस्मार्क ने फ्रांस के राजा को कहा कि स्पेन में राजा हम बनेंगे, यानी कि जर्मनी का राजा होगा। यह बात जैसे ही फ्रांस वाला सुना, कहा कि तोर दोस्ती गया भाड़ में, पहले थोड़ा युद्ध करो हमरा से। समझे कि नहीं? अब बिस्मार्क चाह ही रहा था कि हमको युद्ध हो जाए। समझे कि नहीं? बस दोनों के अंदर में क्या हो गया? युद्ध शुरू हो गया। दोनों से क्या हो गया? आमने सामने युद्ध शुरू हो गया। युद्ध प्रारंभ, और युद्ध जैसे ही प्रारंभ हुआ 1871 में फ्रांस हार गया। फ्रांस क्या हो गया? हार गया। 1800 माने उस समय क्या हो गया? जब इसके बीच में बिस्मार्क और फ्रांस के बीच में जब युद्ध हुआ, तो युद्ध में फ्रांस क्या हो गया? हार गया। और जैसे ही फ्रांस हारा, जो जर्मनी वाला जो जगह कब्जा किए हुए था फ्रांस, उसको क्या कर लिया? छुटकारा प्राप्त कर लिया। उससे क्या कर लिया? छुटकारा प्राप्त कर लिया। यानी कि संधि हो गई कि भैया हमारा जो कब्जा तुम किए हुए हो हमको दे दो। समझे कि नहीं? तो यह अपना जो है से क्या कर लिया? उससे ले लिया। समझे कि नहीं? और इस प्रकार से जर्मनी का जितना था टुकड़ा, सबको पहले जितना कब्जा में था उसको छुड़ा करके जर्मनी को एक किया, और इस तरह से जर्मनी का क्या हो गया? एकीकरण हो गया। इस प्रकार से जर्मनी का क्या हो गया? एकीकरण। तो फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस के साथ अब कैसे काम करेगा? तो स्पेन में उत्तराधिकार की लड़ाई में बिस्मार्क ने स्पष्ट कर दिया था, बिस्मार्क ने स्पष्ट कर दिया कि स्पेन का राजा जर्मनी का ही होगा, जर्मनी का ही होगा। फ्रांस आग बबूला हो गया, आग बबूला हो गया। दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया, दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। बाकी सब चीज तो समझाइए दी है बढ़िया से। दोनों के बीच में युद्ध क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। समझे कि नहीं? हो गया। इस युद्ध को, यह युद्ध हुआ था 1870 में, याद रखिएगा। यह युद्ध कब हुआ? 1870 में। यह युद्ध कब हुआ? 1870 ईस्वी में।
इस युद्ध को हम लोग कहते हैं सूडान का युद्ध। किसका युद्ध? सूडान का युद्ध। इसको किस नाम से जानते हैं? सूडान का युद्ध। और इस युद्ध में फ्रांस की क्या हो गई? फ्रांस की करारी हार हुई। फ्रांस की क्या हो गई? करारी हार हो गई। समझ में आ गया बात? अब जो है देखिए ध्यान से, अब यहां पे समझिए। अब यहां तक का मैटर तो आप लोग समझ लिए। अब जब इस मैटर को समझ लिए तो और समझिए माने विधिवत। अब स्थिति को समझिए। अब जैसे ही 1870 में युद्ध हारा तो 1871 ईस्वी में, कब? 1871 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में जर्मनी का विशाल एकीकरण हुआ। विशाल एकीकरण हुआ। विशाल क्या हुआ? एकीकरण हुआ। समझे कि नहीं? सब एक हो गया। अब डरे कोई बोलेगा? बिस्मार्क जो कहता था वही होता था। जब 1871 ईस्वी में जर्मनी का क्या हो गया? विशाल एकीकरण हुआ। और जब ये जो सब अलग अलग था, प्रसा था, जितने भी बने थे, सब जो अलग अलग था, सबको एक बनाया गया और उसका नाम रखा गया क्या चीज? जर्मनी। और राजा किसको बनाया गया? पूरे जर्मनी का। पहले तो प्रसा का राजा जो था वही पूरे जर्मनी का राजा बना। समझे कि नहीं? तो राजा कौन बनेगा? विलियम प्रथम। राजा कौन बनेगा? विलियम प्रथम। राजा कौन बना? पूरे जर्मनी का राजा कौन बना? पहले तो यह था प्रसा का मात्र राजा, लेकिन बिस्मार्क और इसके प्रयास ने पूरे जर्मनी को जब एक कर दिया तो पूरे जर्मनी का राजा कौन किसको बनाया गया? विलियम प्रथम को ही बनाया गया। समझे कि नहीं? जो प्रसा का राजा पहले से था। और प्रसा और फ्रांस के बीच में, प्रसा और फ्रांस के बीच में एक संधि हुई। बीच में क्या हुआ? एक संधि हुई। याद आता है क्वेश्चन? इस संधि को कहते हैं फ्रेंड फ्रंट। माने फ्रेंड माने दोस्ती, और फ्रंट माने आमने सामने। तो इसको कहते हैं फ्रेंड फ्रंट की संधि। समझ में आ गई बात? फ्रेंड फ्रंट की संधि। फ्रेंड फ्रंट की संधि इसको बोला जाता है। कौन सी संधि हुई? फ्रेंड फ्रंट की संधि। और कब हुई? तो 1871 ईस्वी में। आ गया समझ में? 1871 ईस्वी में। और इस प्रकार से पूरे जर्मनी का क्या हो गया? एकीकरण। क्या हो गया? एकीकरण। अब एक और चीज बचा हुआ जिसका कहते हैं इटली का एकीकरण। किसका एकीकरण? इटली का एकीकरण। तो चलिए हम लोग इटली के एकीकरण को समझ लेते हैं। कोई दिक्कत है? तो अब हम लोग पढ़ लेंगे इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण बड़ा दिलचस्प कहानी है इसका भी। इटली के एकीकरण का भी बहुत दिलचस्प कहानी है। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग देखिए, सुनिए, समझिए, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा तो और मजा आ जाएगा, है कि नहीं? हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी ध्यान से सुनिए। चलिए इटली का एकीकरण देखिए। इटली 7 भाग में टूटा हुआ था। इटली कितना भाग में टूटा हुआ था? 7 भाग में। तो लिख देंगे कि यह 7 भाग में विभक्त था। जर्मनी 300 भाग में था ना जिस तरह से, उसी प्रकार से इटली कितने भाग में था? 7 भाग में। तो यह 7 भाग में टूटा था। यह कितना भाग में टूटा था? 7 भाग में। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा हाथ किसका रहा था? तो मेजनी का, याद रखिएगा। लेकिन हालांकि बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन शुरुआत इसी ने किया था। इसीलिए मेजनी को, है ना, मेजनी को इटली का मसीहा भी कहते हैं, या मेजनी को इटली का पैगंबर भी कहते हैं। दोनों आता है, समझे कि नहीं? इटली का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो मेजनी को। मसीहा किसको कहा जाता है? तो मेजनी को। क्योंकि इसका जनक के तौर पर अगर देखें तो एक व्यक्ति का नहीं बल्कि 4 व्यक्तियों का नाम आता है। इसमें सबसे मेहनत किया था किसने? मेजनी ने। सबकी कहानी हम बारी बारी से सुनाएंगे और समझाएंगे, समझे कि नहीं? मेजनी था। दूसरे नंबर पर था काउंट काबूर। क्या नाम था? काउंट काबूर। काउंट काबूर। और कौन था? और दोस्त एक और नाम था जिसका नाम था गेरीबाल्डी। क्या नाम था? गेरीबाल्डी। गेरीबाल्डी। गेरीबाल्डी एक नाविक था, है ना? गेरीबाल्डी क्या था? नाविक था। तो याद रखिएगा इसको। और दूसरा एक नाम आता है जिसका नाम है विक्टर इमैनुअल, है कि नहीं? क्या नाम था इसका?
विक्टर, है ना, इमैनुएल, ये 4 लोगों का नाम आता है। विक्टर इमैनुअल का भी नाम इसमें आता है कि नहीं? एकीकरण करने में, चूंकि आपको हम बता देते हैं कि विक्टर इमैनुअल क्या था? एक राजा था। क्या था? राजा था। और उसी का प्रधानमंत्री था कौन? काउंट काबूर। क्या था? काउंट काबूर। और साथ दिया था किसने? गेरिबाल्डी ने। गेरिबाल्डी जो एक नाविक था, इसको भी मिला था एक पद। बोला कि हम पद नहीं लेंगे, है ना, हम देशभक्त हैं, हम देशभक्ति वाला काम करेंगे। चलिए, इस सब की कहानी हम लोग बारी बारी से सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेजनी के बारे में। तो आपसे कोई पूछेगा कि इटली कितने भागों में बटा हुआ था, तो 7 भागों में बटा हुआ था। मेजनी कौन था? मेजनी एक क्रांतिकारी था। जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद क्या थे? भारत के लिए किस तरह से क्रांतिकारी का काम कर रहे थे, उसी प्रकार से इटली में क्रांतिकारी थे कौन? मेजनी। मेजनी क्या थे? क्रांतिकारी। और इसने एक संगठन बनाया था, क्रांतिकारियों का एक संगठन बनाया था मेजनी ने। मेजनी ने क्या किया था? क्रांतिकारियों का एक संगठन बनाया था। उस संगठन का नाम था कार्बोनरी। क्या नाम था उसका? कार्बोनरी। और यह संगठन पहले ही से चल रहा था, है ना। हालांकि क्रांतिकारी इसमें शामिल हुआ था। इसमें क्रांतिकारियों का एक संगठन पहले से चल रहा था जिसका नाम था कार्बोनरी। और उसमें क्या हुआ था? शामिल हुआ था कब? 1810 में। कब? 1810 ईस्वी में। समझे कि नहीं? यह क्रांतिकारियों का कैसा संगठन था? तो गुप्त संगठन था, क्योंकि वहां उसको इसकी मान्यता नहीं थी। समझे कि नहीं? अच्छा, क्रांतिकारी की कहीं मान्यता मिलेगा? मिलेगा तो बुरा नहीं देगा। यहाँ जिसे हम ही लोग लड़ते थे अंग्रेज से, तो क्या करते थे? गुप्ते ने लड़ाई लड़ते थे, गुप्ते ने संगठन बनाकर लड़ाई लड़ते थे। आमने सामने में तो अरेस्ट कर लिया जाता था। तो सबसे पहले हम लोग मेजनी के बारे में समझ लेंगे। इसके बारे में समझ लेंगे, मेजनी। तो मेजनी क्या था बता देते हैं। तो मेजनी एक क्रांतिकारी था। मेजनी एक क्रांतिकारी था, क्रांतिकारी था, है ना। और क्या था? तो देखिए, इसने एक संगठन बनाया कार्बोनरी। कार्बोनरी कब? 1810 में। 1810 में। ये कैसा कार्बोनरी क्या था? तो क्रांतिकारी संगठन था। कैसा संगठन था? क्रांतिकारी संगठन था। क्रांतिकारी संगठन था। समझ में आ गई बात, है ना। मेजनी इसका क्या बन गया? सदस्य बन गया। मेजनी क्या बन गया? सदस्य बन गया, है ना। जैसे ही इटली के राजा ने सुना, इटली के राजा ने सुना कि मेजनी जो है क्रांतिकारी है और इसने संगठन कार्बोनरी में प्रवेश कर लिया है, तुरंत इसको भगा दिया। इटली से इसको क्या कर दिया? भगा दिया। इटली से क्या कर दिया? इसको हटा दिया गया। समझे कि नहीं? इटली से इसको वहां से हटा दिया गया। लेकिन इटली से हटने के बावजूद भी यह इटली के लिए ही काम कर रहा था। समझे कि नहीं? मेजनी किसके लिए काम कर रहा था? इटली के लिए ही काम कर रहा था। और जैसे ही 1848 में मेटरनिक का शासन समाप्त हुआ, 1848 में मेटरनिक का जैसे ही शासन समाप्त हो गया, इटली वापस चला आया। कौन? मेजनी, है ना। इटली वापस आ गया। कौन? मेजनी। समझ में आ रही है बात? तो यहां तक का बात सब लिख लीजिएगा। तो कब? 1848 में। कब? 1848 में, जब मेटरनिक का शासनकाल समाप्त हो गया। मेटरनिक का शासनकाल समाप्त हुआ, समाप्त हुआ, मेजनी लौट आया। मेजनी क्या हो गया? लौट आया। तो यानी कि कहीं हम ये बात को नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं, है ना। इसके बाद मेजनी को भगा दिया गया। मेजनी को इटली से भगा दिया गया। इटली से भगा दिया गया। समझ में आया बात अब? और मेजनी अब क्या हो गया है? वापस आ गया है। मेजनी क्या हो गया है? वापस आ गया है। मेजनी लौट गया है ना। मेटरनिक ने बोला था कि मेजनी जो है हमारे समाज के लिए जो है सबसे बड़ा दुश्मन है। समझे कि नहीं? मेटरनिक ने क्या कहा था कि मेजनी जो है हमारे समाज का सबसे बड़ा क्या है? दुश्मन है। समझे कि नहीं? तो मेजनी ने जब इसको निकाल दिया गया तो मेजनी रुका नहीं। मेजनी इटली के एकीकरण के लिए, या मेजनी जो है इटली के लिए हमेशा संघर्ष करते रहा। हमेशा ये क्या करते रहा? संघर्ष करते रहा। समझे कि नहीं? तो मेटरनिक ने क्या कहा था, उस बात को लिख देते हैं। मेटरनिक ने कहा कि मेजनी समाज का दुश्मन है। समाज का क्या है? दुश्मन है।
इसलिए इसको भगा भी दिया गया था। इसको भगाने का रीजन भी वही इसीलिए था। लेकिन जब इसका शासन समाप्त हो गया तो मेजनी वापस आ गया है। कब? 1848 में ही, समझे कि नहीं? 1848 में ही मेजनी लौट आया है। देखिए यहां पे मेजनी लौट आया है। और जैसे ही यह आया है, देखिए ध्यान से, जैसे ही यह आया है मेजनी 1831 में ही नहीं, उसके पहले 1848 के पहले इसने क्या क्या काम किया? जब वह इटली में नहीं है तब क्या काम किया, सो समझिए। तो उसने 1831 में ही यंग इटली की स्थापना किया था। क्या क्या चीज का स्थापना किया था? यंग इटली की स्थापना। तो 1831 में यंग इटली की स्थापना किया उसने। किसने? मेजनी ने। यंग इटली की स्थापना, यंग इटली की स्थापना किसने किया? मेजनी ने। समझ में आ गया? अभी 1831 में वह इटली में है नहीं, फिर भी उसने किसका स्थापना किया? यंग इटली का स्थापना किया, नौजवानों को जोड़ने का काम किया। और 1834 में बोला कि सिर्फ इटली को जोड़ने से काम नहीं चलेगा, पूरा यूरोप को जोड़ना पड़ेगा, है ना। पूरे यूरोप में नौजवानों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। उसने निर्माण किया यंग यूरोप। क्या चीज का निर्माण किया? यंग यूरोप की स्थापना किया। याद रखिएगा, यंग यूरोप। यूरोप चूंकि महादेश है और उस महादेश में बहुत सारे देश हैं, समझे कि नहीं? तो यंग यूरोप की स्थापना किया इसने। किसने? मेजनी ने। समझे कि नहीं? और अब आ गया 1848 में, तो आ ही गया। तो 1851 में उसने क्या किया, सो समझ लीजिए। 1851 में, है ना, उसने कहा कि यंग ही नहीं, सभी समाज के लोगों को जोड़ने की जरूरत है। वह इटली में आकर के फ्रेंडली इटली की स्थापना किया। किसका? फ्रेंडली इटली की स्थापना। याद रखिएगा, फ्रेंडली इटली की स्थापना, फ्रेंडली इटली की स्थापना उसने किया, है ना। एकीकरण में भूमिका निभाई कि हमारा फ्रांस एक हो, एकीकरण की भूमिका निभाई, एकीकरण की भूमिका अदा किया इसने। साथ ही, है ना, इसने क्या कहा? लोगों को कहा कि फ्रांस का जो भी हिस्सा इधर उधर है सबको एक जगह लाओ, है ना। फ्रांस का कह रहे हैं, इटली का जो हिस्सा इधर उधर है सबको एक जगह करो, जो 7 भाग में टूटा हुआ है उसको जोड़ो, सबसे पहले इटली को एक करो। सबसे पहले एकीकरण का नारा इटली में मेजनी ने ही दिया था। इसीलिए, है ना, हालांकि यह पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हुआ, यह पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हुआ। इसीलिए इटली को, इसीलिए मेजनी को इटली का मसीहा, साथ ही पैगंबर भी कहा जाता है। कहा जाता है। आगे समझ में? हालांकि यह पूर्ण रूपेण कामयाब नहीं हो पाया था, समझे कि नहीं? लेकिन इसने प्रयास तो भरपूर किया ना, तो इसलिए इसका नाम इतिहास के पन्नों में, इटली में, हम लोग भारत देश के लोग हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? समझे कि नहीं? आखिर कुछ काम किया तभी तो पढ़ पा रहे हैं। तो इसने ये काम किया। अब देख लीजिए आगे की कहानी। अब देखिए यहां पर समझिए इस मैटर को, पहले समझिए। ये मान के चलिए कि इटली है, समझे कि नहीं? हम आपको इटली का थोड़ा सा यहां पे क्षेत्र बता रहे हैं, समझे कि नहीं? मान के चलिए कि ये इटली है। इटली का ये वाला क्षेत्र, देखिए ध्यान से, ये वाला जो क्षेत्र है इसका नाम है साल्डिनिया पिडमाउंट। क्या नाम है? साल्डिनिया पिडमाउंट। इस क्षेत्र का नाम है साल्डिनिया पिडमाउंट। नाम याद रहेगा ना? इस क्षेत्र का नाम क्या है? साल्डिनिया पिडमाउंट, समझे? और यहां पर एक और क्षेत्र है जिसका नाम है ना, रोमबाल्डी। क्या नाम है? रोमबाल्डी। ये वाला क्षेत्र का नाम है रोमबाल्डी। क्या नाम है? रोमबाल्डी। यहां पर एक क्षेत्र है, यहां पर ऐसे नहीं है, ये बताते हैं। अब जो भी फिगर में बन रहा है बना दिया हमारे समझाने के दरमियान। देखिएगा, ऐसे मान लीजिए ये था रोमबाल्डी। यहां पर एक गोला स्थित करके क्षेत्र है, इसका नाम है, आप लोग देखिएगा, वेनेसिया। इसका नाम क्या है? वेनेसिया। इसका नाम क्या है? वेनेसिया, समझे कि नहीं? और यहां पर है बीच में रोम। बीच में क्या है? रोम। क्या है? रोम। और यहां शासन है किसका? पोप का। पोप किसको कहते हैं?
चर्च के पादरी को पोप कहा जाता है। चर्च के पादरी को क्या कहते हैं? पोप। चर्च के पादरी मीन्स क्या चीज? पूजा करने वाला। जैसे हम लोग मंदिर में पूजा करने वाले को ब्राह्मण कहते हैं, है कि नहीं? मस्जिद में पूजा करने वाले को मौलवी कहते हैं, उसी प्रकार से चर्च में पूजा करने वाले को क्या कहते हैं? पादरी, है कि नहीं? तो चर्च में पूजा करने वाला पादरी है, पादरी को ही वहां क्या बोला जाता है? इटली में पोप। क्या बोलते हैं इसको? पोप। समझे कि नहीं? और यह जो क्षेत्र आप जो देख रहे हैं, यह जो क्षेत्र है वह है सिसिली और नेपेंस। क्या नाम है इसका? सिसिली और नेपेंस। समझे कि नहीं? आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 क्षेत्र में यहां पे बटा हुआ है, देखिएगा कौन कौन से। समझे कि नहीं? तो सिसिली और नेपेंस, समझे कि नहीं? अब यहां पे इस मैटर को समझिएगा बहुत अच्छे से। ये सब के सब क्या है? कब्जे में है। सब के सब क्या है? कब्जे में है। समझे कि नहीं? ये जो दोनों देख रहे हैं, ये वाला दोनों जगह, यह किसके कब्जे में है? ऑस्ट्रिया के। यह किसके कब्जे में है? ऑस्ट्रिया के कब्जे में है। किसके कब्जे में है? ऑस्ट्रिया के कब्जे में है। ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहां पे ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, यह जो क्षेत्र है, शासन है किसका? पोप का। शासन किसका है? पोप का। यहां लिखेंगे, यहां पे शासन किसका चल रहा है? पोप का। समझ में आ रही है बात? और यहां पर जो देख रहे हैं, यह क्षेत्र है स्पेन के अधिकार में है। यह किसके अधिकार में है? स्पेन के अधिकार में है। सारा का सारा इसका भाग जो है से क्या है? किसी न किसी के कब्जे में है। किसी न किसी के क्या है? कब्जे में है। समझे कि नहीं? अब देख लीजिए, यहां पर जो साल्डिनिया पिडमाउंट है, इसके बारे में समझिए। तो साल्डिनिया जो पिडमाउंट है, इसी ने एकीकरण के लिए, है ना, नेतृत्व किया इटली का। समझ में आ रही है बात? इसी ने क्या किया, है ना? साल्डिनिया पिडमाउंट ने नेतृत्व किया किसका? इटली का, कि भैया इटली को एकीकरण करना होगा, है कि नहीं? इटली का एकीकरण होगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं है ना? आप लोग कैसे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जाने दीजिए। है ना? जैसे जर्मनी में, चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से। जैसे जर्मनी के एकीकरण में प्रसा ने भाग लिया था, जैसे जर्मनी के एकीकरण में किसने भाग लिया था? प्रसा ने भाग लिया था। उसी प्रकार से इटली में साल्डिनिया पिडमाउंट ने, समझे कि नहीं, इटली में भाग लिया था एकीकरण करने के लिए। तो हम लिख सकते हैं, जरा इसको और छोटा कर दे, देखिए यहां पे समझिएगा बात को, मजा आएगा। समझ में आ रहा है ना? देखिएगा ध्यान से। तो यहां पर क्या लिखेंगे? देखिए, साल्डिनिया पिडमाउंट, साल्डिनिया पिडमाउंट के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हुआ। इटली का एकीकरण हुआ। अब आ गया समझ में? इसी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हुआ। हुआ क्या चीज? राजा था वहां का कौन? विक्टर एमेनुअल। राजा कौन? विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल। अब आ रहा समझ में? सब कहानी बात आ रही समझ में? ये जो साल्डिनिया पिडमाउंट है, तो जैसे जर्मनी में प्रसा ने साथ दिया था एकीकरण करने के लिए, उसी प्रकार से इटली में साथ दिया साल्डिनिया पिडमाउंट। और वहां का राजा था कौन? विक्टर एमेनुअल। प्रधानमंत्री इसने चयन किया किसका? हाँ, प्रधानमंत्री के रूप में यह हुआ काउंट काबूर। कौन? काउंट काबूर। आया समझ में? काउंट काबूर जो है, इसका क्या बन गया? प्रधानमंत्री। इटली का राजनीतिज्ञ था। इसको क्या कहा जाता है? इटली का राजनीतिज्ञ।
इटली का राजनीतिज्ञ, इसको क्या बोला जाता है? इटली का राजनीतिज्ञ था। और इसका भरपूर साथ किसने दिया? काउंट काबूर का भरपूर साथ गेरिबाल्डी ने दिया। किसने दिया? गेरिबाल्डी ने दिया। इसका भरपूर साथ किसने दिया? गेरिबाल्डी ने दिया। कोई दिक्कत? यहां तक की बात समझ में आ रही है? इसका भरपूर साथ किसने दिया? गेरिबाल्डी ने दिया। समझे कि नहीं? और इसने स्पष्ट कहा था गेरिबाल्डी ने कि अगर एकीकरण करना है तो तलवार के बल पर होगा, है ना, बढ़िया बात करने से नहीं होगा। किसके बल पर होगा? तलवार के बल पर होगा। समझे कि नहीं? तो इसमें सीधा सी बात जानिए, गेरिबाल्डी ने ही कहा था कि इटली का एकीकरण तलवार के बल पर होगा। गेरिबाल्डी ने क्या कहा? इटली का एकीकरण तलवार के बल पर होगा। किस पर होगा? तलवार के बल पर होगा, है ना। और इसने क्या किया था? ये सब सेना को अपना लाल कुर्ती देता था। ये सब सेना को क्या देता था? लाल कुर्ती। सेना को लाल कुर्ती पहनाता था, लाल कुर्ती पहनाता था। तो लाल कुर्ती पहनाता था तो समझिए इसी को हम लोग कहते थे लाल कुर्ती का गठन। ये आएगा क्वेश्चन, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो देखिए जरा सा, यहां पे हम आ जाते हैं तो लिखेंगे कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया? गेरिबाल्डी ने किया। गेरिबाल्डी ने। आ गया समझ में? गेरिबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन का मतलब क्या हुआ? सबको सेना को क्या दिया था? लाल कुर्ती। कैसा दिया था? लाल कुर्ती। समझ में आ रही है बात? इटली के देखिए, यह पेशे से क्या था? यह पेशे से नाविक था। यह पेशे से क्या था? नाविक था। ये सब तो याद रहेगा क्वेश्चन का आंसर। ये सब पेशे, यह गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। यह पेशे से क्या था? नाविक। इटली के मध्य भाग में यहां पे हम 3 को डॉट दिए हैं ना, इसको बोलते हैं पीएमटी। क्या बोलते हैं? पीएमटी। गेरिबाल्डी ने जो यहां पर रोम का शासन जो पोप कर रहा था, समझे कि नहीं? तो गेरिबाल्डी ने पी से क्या हो गया? देखिए यहां पे पीएमटी, इसको लिख दीजिए पीएमटी। अब समझ में आ गया होगा? पीएमटी यानी कि पीएमटी। पी से क्या हो गया? तो पी से हो गया पारमा। क्या हो गया? पारमा। पारमा उसका एक क्षेत्र है जिसको आजाद करवा लिया था। एम से क्या हो गया? है ना, मेडोना। क्या है? मेडोना। एम से क्या हो गया? मेडोना। उसको भी क्या कर लिया? आजाद करवा लिया। और टी से था टास्किन, इसको भी क्या कर लिया? आजाद। इन तीनों क्षेत्रों को गेरिबाल्डी ने क्या कर दिया? आजाद। तीनों क्षेत्रों को गेरिबाल्डी ने क्या कर दिया? आजाद। तो 3 तो आजाद हो गया यहां पे। समझे कि नहीं? जो किसके कब्जे में था? फ्रांस के। नहीं, ये जो रोहा शासन था पोप का, लेकिन ये कब्जा में किसका था? फ्रांस का। ये तीनों जगह किसका कब्जा में था? फ्रांस। लिख देते हैं बल्कि, ये तीनों जो फ्रांस के कब्जे में था, फ्रांस के कब्जे में था, गेरिबाल्डी ने आजाद करा दिया। गेरिबाल्डी ने आजाद करा दिया। आया समझ में? अब आजाद करा दिया। समझ में आ रहा है बात? अब ध्यान से समझिए, गेरिबाल्डी ने आजाद करा दिया। अब देख लीजिए, इटली के दक्षिण साइड में देखिए, इटली के दक्षिण साइड मान के चलिए कि ये इटली है। ये क्या है? इटली। इसका दक्षिण साइड ये वाला हो गया। यह जो है इसको भी आजाद करा दिया। किसके कब्जे में था? स्पेन के। ये इटली है पूरा का पूरा। ये क्या है? इटली। और ये वाला क्षेत्र किसके कब्जे में है? स्पेन। किसके कब्जे में है? स्पेन के कब्जे में। स्पेन के कब्जे में। बस क्या था, है ना, इटली के दक्षिण में, इटली के दक्षिण में स्पेन से आजाद करवा लिया। स्पेन से आजाद करवा लिया। स्पेन से क्या कर लिया? आजाद करवा लिया। कौन? गेरिबाल्डी। कौन? गेरिबाल्डी। यहां तक की बात समझ में आ गई?
इस बात से जब वहां पीएमटी को आजाद करवाया, स्पेन वाले क्षेत्र को आजाद करवा लिया, तो गिरिबाल्डी से वहां का राजा खुश होगा कि नहीं होगा? बस क्या था, विक्टर एमेनुअल जो है, क्या नाम हुआ था इसका जी, विक्टर इमैनुअल, काफी खुश है, काफी खुश है इसके कार्य से, गिरिबाल्डी के कार्य से, और कहा कि तुमने जब इसको आजाद करवाया है, दक्षिण साइड को किसने आजाद करवाया? तुमने आजाद करवाया है गिरिबाल्डी। हम चाहते हैं कि मेरे दक्षिण प्रदेश का राजा तुम बन जाओ। इसने क्या कहा कि पूरा इटली जो है उसको तुम एकीकरण करने में अपनी जो भूमिका निभाई है, और दक्षिण वाले जो स्पेन के कब्जे में था, जो जल्दी से छूटना मुश्किल हो रहा था, और तुमने इसको आजाद करवाया है। एक काम करो, तुम दक्षिणी राज्य का राजा बन जाओ। दक्षिणी राज्य का क्या बन जाओ? राजा। गिरिबाल्डी ने कहा कि नहीं, हम आपका साथ दे रहे हैं, हम इटली के सच्चे देशभक्त हैं, हम अपनी मातृभूमि के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं, राजा बनने के लिए हम तैयार नहीं हैं। राजा के पद को ठुकरा दिया है कौन? गिरिबाल्डी ने, है ना। चूंकि गिरिबाल्डी जो है, चूंकि गिरिबाल्डी देशभक्त था। क्या था? देशभक्त था। विक्टर इमैनुअल राजा की बात को क्या कर दिया? ठुकरा दिया। क्या कहा था? दक्षिण का राजा बनने के लिए, दक्षिण का राजा बनने को कहा था, इस बात को सोचिए कि ठुकरा दिया। देशभक्त था, असली देशभक्त था। समझ में आ रही है बात? अब देख लीजिए, यही जे पड़ी था पीएमटी, जिसको आजाद करवा दिया। पीएमटी ये वाला जो हिस्सा है वह किसके हिस्से में है? ऑस्ट्रिया के हिस्से में। किसके हिस्से में है? ऑस्ट्रिया के हिस्से में। अब याद कीजिए, जरा सा याद कीजिए, देखिए ध्यान से। यहां पर ऑस्ट्रिया का युद्ध किससे हो रहा है? प्रसा से। किससे हो रहा है? प्रसा से। ऑस्ट्रिया का युद्ध किससे हो रहा है? प्रसा से। हो रहा था कि नहीं हो रहा था? इटली इसी ताक में था, इटली इसी ताक में था कि जैसे ही इसका प्रसा से युद्ध हुआ ऑस्ट्रिया का, बस इधर से सेना का आक्रमण करवा दिया। कहां पे? देखिए ध्यान से, ये इटली के हिस्सा को जो कब्जा कर लिया था कौन? ऑस्ट्रिया। अब समझ में आ रही है बात? तो ऑस्ट्रिया की लड़ाई उधर किससे चल रही थी? प्रसा से। यानी कि ऑस्ट्रिया यहां जो सैनिक रखे हुए था, इस सैनिक को हटा करके लड़ाई लड़ने के लिए किसके पास चला गया? प्रसा के पास। बस इसको मिल गया मौका, इटली को कर दिया आक्रमण, और अपने क्षेत्र को क्या कर लिया? कब्जा में। समझ में आ गई बात? आ गया समझ में? ये सोचने वाली बात है। कैसे? जब ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध चल रहा था, प्रसा का युद्ध चल रहा था, उसी समय इटली ने, है ना, उत्तरी भाग जो ऑस्ट्रिया के कब्जे में था, हड़प लिया, मौका का फायदा उठा लिया। समझ में आ गई बात? ये युद्ध कब हुआ था? 1866 ईस्वी में। इस युद्ध को क्या बोलते हैं? सेडेवा का युद्ध। सेडेवे का ना वो युद्ध लड़ रहा था वो। अरे भैया, ऑस्ट्रिया और प्रसा किसका युद्ध लड़ रहा था? ऑस्ट्रिया और प्रसा सेडेवे का ना युद्ध लड़ रहा था 1866 में। उसी का तो मौका का फायदा उठा लिया। आ गया समझ में? और अपना कर लिया, है कि नहीं? और इसमें कौन साथ दे दिया? तो इसमें जर्मनी भी इसको साथ दे दिया था। समझे कि नहीं? किसको? इटली को। समझे कि नहीं? जर्मनी भी इसको क्या कर दिया था? साथ दे दिया था। और वेनेशिया वाला क्षेत्र क्या हो गया? कब्जे में कर लिया। इटली अपने क्षेत्र को हथिया लिया।
है ना। अब और कौन इस क्षेत्र का नाम क्या था, है ना, बेसेनिया क्षेत्र हमने बताया था, है ना, वेनेसिया वाला क्षेत्र। तो वेनेसिया वाला क्षेत्र को कब्जे में कर लिया। वेनेसिया वाला क्षेत्र इटली अपने कब्जे में कर लिया। आ गया समझ में भाई कैसे चालाकी किया से। और वही हाल फ्रांस के भी साथ है। कब? जब जर्मनी और फ्रांस का युद्ध हुआ था स्पेन के उत्तराधिकार के लिए, याद है ना। स्पेन के उत्तराधिकार की जब लड़ाई हो रही थी तो जैसे ही जर्मनी और फ्रांस लड़ा, जर्मनी बोले तो प्रसा बोले तो जर्मनी और फ्रांस कब युद्ध लड़ रहा था, देखिए यहां पे, देखिए ध्यान से, कब युद्ध लड़ा। तो जर्मनी और फ्रांस 1870 में लड़ाई हुई है, कहने लिखे हैं जी 1870 में। तो देखिए ध्यान से, 1870 में युद्ध हुआ, 1870 में युद्ध हुआ। सूडान का युद्ध जिसको कहते हैं, सूडान का युद्ध हो रहा था, समझे कि नहीं। बस अपना कमाल दिखा दिया। जो रोम वाला जो जगह था, ये वाला देखिए ध्यान से, ये जो फ्रांस के कब्जे में था, ये वाला जगह, ये वाला जो जगह किसके कब्जे में है, फ्रांस के कब्जे में है। जहां जहां पे पोप शासन कर रहा है, समझे कि नहीं। तो ये फ्रांस वाला जगह को हथिया लिया कौन, इटली। कौन हथिया लिया, इटली। तो जब जर्मनी फ्रांस लड़ रहा था, जब जर्मनी और फ्रांस 1870 में सूडान का युद्ध जब लड़ रहे थे, उसी का भरपूर फायदा उठाया किसने, इटली ने। किसने, इटली ने। समझ में आ गया बात है ना। फ्रांस को बहुत सेना की जरूरत थी उस समय फ्रांस को बहुत सेना की जरूरत थी, समझे कि नहीं। बहुत सेना की जरूरत थी। रोम से सेना हटाना पड़ा फ्रांस को, और रोम से सेना हटाना पड़ा। फ्रांस को रोम से सेना क्या करना पड़ा, हटाना पड़ा। बस इटली का राजा, देखिए ध्यान से, अरे बाप रे बाप, बस इटली का राजा इसी बात का फायदा उठाया, इसी बात का क्या कर लिया, फायदा उठा लिया, और फ्रांस से अपना क्षेत्र छीन लिया, क्या कर लिया, छीन लिया। समझे कि नहीं। और देख लीजिए, स्पेन के जो कब्जे में था, समझे कि नहीं, स्पेन से भी लड़ाई लड़कर अपना क्षेत्र छीन लिया, अपना क्षेत्र क्या किया, छीन लिया, और पूरा इटली को एक कर दिया, एकीकरण कर दिया। पूरा क्षेत्र को क्या कर दिया, एकीकरण कर दिया। समझ में आ रही है बात ना। पूरा क्षेत्र को क्या कर लिया, एकीकरण कर लिया। समझ में आ गई बात। अब देख लीजिए, जैसे मान के चलिए कि इटली है, समझे कि नहीं। इटली का ये जगह है रोम, और रोम में ही क्या है, वेटिकन सिटी है। क्या है, वेटिकन सिटी। ये हो गया वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, जहां पे किसका कब्जा था, पोप का। कहां किसका कब्जा था, पोप का। ये वाला शहर क्या है, रोम। रोम किसके कब्जे में था, फ्रांस के। और ये क्या है, मान के चलिए कि इटली है। आ गया समझ में। इसको अपना क्या कर लिया, अधीन कर लिया। और इस प्रकार से पूरे इटली का राजा कौन बनेगा, तो राजा भैया जो है वही रहेगा विक्टर इमैनुअल।
पूरे इटली का राजा कौन बन गया? विक्टर इमैनुअल बन जाता है। समझे कि नहीं? बन जाता है। और इस प्रकार से इटली का एकीकरण हो जाता है। समझ में आ गई बात? कुछ बातों पर ध्यान दीजिए। समझे कि नहीं? आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। ये चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। लेकिन अब देख लीजिए ध्यान से। ताली बजाने का मन है? बजा लो बजा लो बजा लो। हाँ बजा लीजिए। चलिए देखिए ध्यान से, कुछ बातों को याद रखिएगा, है ना। एक शुल्क की स्थापना प्रसा में हुई थी। उस शुल्क का नाम है, याद रखिएगा, जोल्बेरिन शुल्क। क्या नाम था? जोल्बेरिन शुल्क। जोल्बेरिन शुल्क की स्थापना कहां हुई थी? प्रसा में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा। समझे कि नहीं? दूसरा है, हंगरी में एक भाषा बोली जाती है। हंगरी में, कहां पे? हंगरी में। उस भाषा का नाम बताइए। तो हंगरी में जो भाषा बोली जाती है उसका नाम है मेगयार। कौन नाम है? मेगयार भाषा। कौन भाषा? मेगयार भाषा। इसको भी याद कर लीजिएगा बढ़िया से, है ना। अब देख लीजिए, यूनानी सभ्यता में एक युद्ध हुआ था तुर्की और रूस के बीच। यूनानी सभ्यता को बचाने के लिए, यूनानी सभ्यता को बचाने के लिए, है ना, तुर्की एवं और रूस के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। इसको याद रखिएगा। इसको, है ना, वही तुर्की जिसमें ऑटोमन साम्राज्य है। कौन साम्राज्य? ऑटोमन साम्राज्य का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? तो ऑटोमन साम्राज्य को बचाने के लिए युद्ध हुआ था। इस युद्ध में तुर्की की हार हो गई थी। इस युद्ध में तुर्की की क्या हो गई थी? हार। तुर्की हार गया था। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। एक आध गो और देखिएगा, है ना। एक इसमें जो है, हारने के बाद एक संधि हुई थी। क्या हुआ था इसमें? एक संधि हुई थी। जब भी युद्ध होगा तो एक संधि होगा, जिसको हम लोग कहते हैं एड्रियानो पुल की संधि। क्या बोलते हैं? एड्रियानो पुल की संधि। फ्रांस के लोगों ने जैकोबिन जो क्लब बनाया था, जैकोबिन क्लब जो बनाया था, है ना, वह क्लब जो चारों देशों ने मिलकर के जो एक किया था, तो जो क्लब बनाया था, किसने बनाया था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। ये सब याद रखिएगा, जो महत्वपूर्ण चीज है। और इस प्रकार से आप सभी लोगों का चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग दूसरे चैप्टर में प्रवेश करेंगे, हिस्ट्री के दूसरे क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।